हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहज संयोजक यौगिक। और उस लेसन में हमारा टॉपिक चल रहा था उपसहज संयोजक यौगिकों में संयोजकताबंध सिद्धांत। और संयोजकताबंध सिद्धांत की जो बिंदु हैं वो पढ़ने के बाद में और हम ये हल कर रहे थे कि हमारे एग्जाम में हमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया था कि संयोजकताबंध सिद्धांत के आधार पर और हमारे एग्जाम में हमें प्रश्न पूछा जाता है कि पर्टिकुलर यौगिक दे दिया जाएगा और हमसे पूछेगा कि इसमें संकरण का प्रकार बताइए, इसकी ज्यामिति बताइए और इसकी प्रकृति बताइए। तो संयोजकताबंध सिद्धांत के अनुसार केवल और केवल 3 ही बातें ज्ञात की गई और वो 3 बातें प्रश्न में पूछी जाती हैं। आपको संकुल आयन दे दिया जाएगा और वहां पूछा जाएगा कि इसकी प्रकृति बताइए या इसमें संकरण बताइए या इसकी ज्यामिति बताइए यानी आकृति बताइए। और हमने लास्ट में ही पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो हमने कहा कि COF6 जैसे ये एक यौगिक है और आपसे पूछेगा कि COF6 यानी हेक्सासाइनोकोबाल्टेट आयन में आप संकरण, इसकी ज्यामिति और इसकी प्रकृति बताइए। तो हम कैसे हल करेंगे? सर्वप्रथम आप ध्यान देना, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है जैसे कोबाल्ट है, यहां पर आप इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर लीजिए, यानी ऑक्सीकरण अंक बोल दो तो वो x मान करके और ज्ञात करना होता है। x प्लस यानी इसका तो x मान लिया, आगे बढ़ो तो यहां प्लस का निशान लगा दो। पैरों वाली संख्या पहले लिखी जाती है तो 6 लिखूंगा। सारे के सारे हैलोजन -1 वाले होते हैं तो यहाँ F है, फ्लोरो है तो -1 वाला होगा तो -1 लिख दूंगा। उसके बाद में बराबर का निशान लगा करके और बराबर के बाद देखना पूरे यौगिक पर कितना आवेश दिया वो बराबर लगा दीजिए। अगर ना दिया हो बराबर आवेश ऊपर तो फिर बराबर 0 लगा दीजिए, लेकिन यहाँ तो हमें आवेश का मान दिया है -3 तो लगा देता हूं। अब आप इसको अपनी मेन कॉपी में वहां हल करोगे तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा हल करना है और यहां +3 ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा कोबाल्ट का। और कोबाल्ट का ये ऑक्सीकरण अंक प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम यहां उसके बाद यूं लिखेंगे कि कोबाल्ट +3। हमने ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लिया, कोबाल्ट +3 आ गया। अब आप एक बात याद रखना कि कोबाल्ट D ब्लॉक का है और मैं ये भी बता चुका हूं यहां इन संकुल यौगिकों में जो भी धातु आपको अंदर मिलेगी अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु मिलेगा वो हमेशा D ब्लॉक का होगा। और बता चुका हूं कि D ब्लॉक की धातुएं क्यों आती हैं यहां केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में, क्योंकि D ब्लॉक में रिक्त D कक्षक पाए जाते हैं और ये अपनी संयोजकता का विस्तार कर लेती हैं और विस्तार करके संयोजकता का और उपसहज संयोजक यौगिकों का निर्माण कर लेती हैं। तो यहां कोबाल्ट का विन्यास हमने +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर ली। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कोबाल्ट 27 नंबर पर आता है। कितने पर? 27 पर। आप इसका पहले पूरा 27 का विन्यास लिख लीजिए एक बार, फिर +3 लिखा है तो अंतिम कोष में से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। तो पहले 27 का विन्यास लिख देता हूं मैं, 1s2 2s2। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 ये हमने लिखा। अब इसको यूं देखते हैं कि ये बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार है या नहीं है। तो देख लीजिए क्वांटम संख्या 1 फिर 2 और 3 और बीच में 4 आ रही है फिर 3 आ रही है तो इसे बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए। तो मैं इसे यहीं व्यवस्थित कर देता हूं, यानी छोटी क्वांटम संख्या वाला पहले आएगा, बड़ी वाला बाद में आ जाएगा। तो यहां तो आ जाएगा 3d7 और यहां आ जाएगा 4s2। तो मैंने तो यहीं पर इसको बढ़ती हुई क्वांटम संख्या के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। अब देखना है ये तो पूरा 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। गिन लीजिए अगर आपको यकीन ना हो तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 18 और 7 25 25 और 2 27। तो ये तो पूरा कोबाल्ट का विन्यास है।
हमें तो +3 वाला विन्यास चाहिए, और प्लस किसी पर कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तब आता है। तो कहने का अर्थ कोबाल्ट पर +3 लिखा है, इसका अर्थ है कोबाल्ट अपने अंतिम कोष से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और त्याग रहा है तो फिर +3 आ रहा है। तो अंतिम कोष में 2 हैं, वो 2 बाहर निकल जाएंगे और एक इस कोष से बाहर निकल जाएगा, तो वहां अंतिम कोष में तो 4s 0 हो जाएगा, और यहां D वाले में 3d6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, तो +3 अवस्था बन जाएगी। तो अब मैं +3 का विन्यास लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 और 4s0, ये आप लिख दोगे। अब क्या करना है, अब देखिए जब आप यहां प्लस अवस्था वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, तो उसके बाद आपको यह देखना है कि अंतिम है वो खाली हो रहा है, तो उससे पहले भरा हुआ कौन सा है। भरा हुआ मेरे को तो 3d6 ये वाला नजर आ रहा है, तो जो भरा हुआ हो उसको आप यहां इस प्रकार से निरूपित कर दिया करो। तो आप जानते हो D में 5 बॉक्स होते हैं, D में 5 बॉक्स बना देते हैं। 4s0 है, तो यहां s को तो आप खाली रूप में यूं लिख दीजिएगा, और ये 3d6 वाला हो गया। और एक बात और याद रखनी है, आप इनके साथ लिख लिया करो, जहां 4s आता है वहां आगे 4p भी होता है, 4p होता है, लेकिन हमें तो आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 27 ही था, तो 27 को जब हमने फिलअप किया तो वो 4s2 तक ही पूरा हो गया, हमें आगे जाने की नौबत ही नहीं आई। तो फिर यहां तो जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मान लीजिए 27 से कोई बड़ा हो, जैसे जिंक 30 का लिखूं मैं, तो बताइए हमें 4p में नहीं चलना पड़ेगा क्या? जैसे जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो यहां हमें 4p भी काम में लेना पड़ेगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जहां 4s आता है वहां 4p भी होता है, लेकिन वो खाली पड़ा रहता है, और 4p होता है तो उसके आगे 4d भी होता है। ये कॉम्बिनेशन है कि 4s आएगा तो 4p भी आएगा, और 4p आएगा तो 4d भी आएगा। लेकिन वो आवश्यकता अनुसार यहां जैसे ही परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तब उनकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन छोटे परमाणु क्रमांक में वो आगे लगे होते हैं, खाली पड़े रहते हैं। तो मैं यहां 4p और लगा देता हूं, 4p को इस प्रकार से यूं कर देता हूं, ये मैंने 4p बना दिया यहां। अब ध्यान देने वाली बात, यहां ये तो खाली पड़े हैं। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 को पहले आप हमेशा एक एक भरिएगा। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन जितने d में लिखे हुए मिले तो पहले आप उनको हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है उसके अनुसार पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिलअप कर दीजिए, वो भी आपके क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ मुंह वाला, यूं बोलूंगा मैं। और अब हमने 5 तो फिलअप ये कर दिए, एक और बच गया छठा, तो छठे को आप यूं लगा दीजिए इस प्रकार से। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरिए, फिर उसके बाद में युग्मन शुरू कीजिए, ठीक है ना? याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, और ये आप फॉलो नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा प्रश्न। और अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि 3d6 भरने के बाद में अब इस पर निगाह डालिए। यहां कोबाल्ट के साथ देखिए कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, यानी हमें लिगेंड की प्रकृति देखनी है। पर्पल और दुर्बल 2 प्रकार की प्रकृति होती है। तो यहां मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद आ रहा है तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि H2O और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये इतने आपको याद रखने हैं। ये जो मैंने लिगेंड लिखे हैं आपको याद रखने हैं। ये 5 लिगेंड, केवल मात्र 5 लिगेंड दुर्बल होते हैं। केवल मात्र 5 लिगेंड जो मैंने आपके सामने लिखे हैं वो दुर्बल होते हैं। तो फिर इनके अलावा जो कुछ आते हैं, कोई से आ जाए इनके अलावा, वो क्या हो जाएंगे? वो प्रबल हो जाएंगे। तो फिर ये दुर्बल है तो वो प्रबल है। अब देखिए ये दुर्बल है तो इन्हीं में से F यहां आया हुआ है, तो F क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। और जब लिगेंड धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है, अगर वो दुर्बल होता है तो वो दुर्बल लिगेंड इन सिंगल इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता है। यानी ये मैंने विन्यास किसका लिखा है? ये विन्यास मैंने इस कोबाल्ट का लिखा है। ये विन्यास सारा किसका है? ये सारा विन्यास कोबाल्ट धातु का है, और कोबाल्ट धातु का ये विन्यास है। और कोबाल्ट के पास कौन लगे?
6 फ्लोरो लगे, कहने का अर्थ वो फ्लोरो इन कक्षकों के इधर की इस साइड में लगे हैं 6 फ्लोरो। तो फ्लोरो आप जानते हो दुर्बल है, तो दुर्बल है तो वो इधर से धक्का नहीं लगा पाता, यानी प्रतिकर्षण नहीं लगा पाता। अगर वो प्रतिकर्षण लगाता तो ये इलेक्ट्रॉन धक्का लगने से युग्मित हो जाते, लेकिन ये तो दुर्बल है तो फिर ये प्रतिकर्षण नहीं लगा पाएगा, दूसरे शब्दों में बोलूं धक्का नहीं लगा पाएगा। फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन जिस स्टेज में है उसी स्टेज में बने रहेंगे, यानी यहां तो युग्मित है, फिर बाकी सारे अयुग्मित हैं, तो ये अयुग्मित ही बने, नॉन पेयर के रूप में बने रहेंगे, मैं यूं बोलूंगा, ठीक है ना, नॉन पेयर के रूप में बने रहेंगे, युग्मित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां दुर्बल है। तो हम एक लैंग्वेज लिखते हैं यहां प्रश्न में कि दिए गए संकुल यौगिक में और एफ लिगंड एक दुर्बल लिगंड होता है, अतः यह कोबाल्ट के डी इलेक्ट्रॉनों का, अर्थात डी कक्षक की बोल दूं, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का या डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता है। ये लैंग्वेज लिखने के बाद में और सेम का सेम ही विन्यास बना देंगे। यहां युग्मन नहीं हो रहा तो ऐसा ही विन्यास यहां बना देंगे। तो वो ऐसा विन्यास वो लैंग्वेज लिखने के बाद बनाया जाता है, और वो विन्यास मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखना। इस प्रकार से ये निरूपित कर लेने के बाद देखिए, आप जब ये बना दोगे तो आपको ध्यान देने वाली बात है, याद रखना। अब एक बात मैं और बता देता हूं आपको, जो पहले बता के आया हूं। यहां तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और खाली हमें ये नजर आ रहे हैं, कौन सा 4s वाला खाली नजर आ रहा है, 4p वाला खाली नजर आ रहा है, और 3d में तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो एक बात आप याद रखना, मैंने अभी बताई थी कि जब 4s कहीं आता है विन्यास में तो उसमें 4p भी होता है, खाली पड़ा रहता है, और 4p जब आता है तो 4d भी होता है, वो भी खाली पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो अब मैं यूं बोल दूं कि यहां 4s आया तो 4p भी आएगा, 4p आएगा तो यहां 4d भी तो आएगा, 4d भी आएगा, और d हम यहां बना देते हैं क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता क्यों? क्योंकि हम कोबाल्ट के इस विन्यास में और यहां 6 फ्लोरो जोड़ेंगे, तो 6 फ्लोरो यहां कहां जोड़ेंगे, जहां खाली है कोष वहां जोड़ेंगे। तो यहां तो जोड़ नहीं सकते, यहां के इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो खाली मुझे ये नजर आ रहा है, इसमें लगा दूंगा उपसहसंयोजक बंध का निशान और ये फ्लोरो जोड़ दिया। यहां भी उपसहसंयोजक बंध का निशान और फ्लोरो जोड़ दिया। इस प्रकार से आप इनमें 6 फ्लोरो है वो जोड़ दोगे, और 6 फ्लोरो याद रखना जोड़ने के बाद में और संकरण का पता लग जाएगा। तो अब देखिए ये 6 फ्लोरो मैंने जोड़ दिए। 6 फ्लोरो जो मैंने जोड़े वो देखिए कौन कौन से कक्षक काम में ले रहे हैं। 4s का एक कक्षक काम में आ रहा है तो मैं लिखूंगा s1। उसके बाद में p के देखिए 4p में 3 कक्षक काम में आ रहे हैं, p में 3 कक्षक काम में आ रहे हैं, मैं लिखूंगा p3। उसके बाद में देखिए 4d के 2 कक्षक काम में आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा d2। और इस प्रकार से ये बन गया संकरण, ये इस यौगिक का संकरण प्राप्त हो गया। संकरण sp3d2, सिंगल लगा है ऊपर 1 को हम बोलते नहीं है तो मैं बोलूंगा sp3d2। संकरण इससे हमने ज्ञात कर लिया। जब संकरण ज्ञात हो जाता है तो फिर आकृति ऑटोमेटिकली ज्ञात हो जाती है। कैसे? आप संकरित कक्षक है ये s और ये p और ये d, इन्हें बोलते हैं संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये संकरित कक्षक है, आप याद रखना इनका योग कर लीजिए। जैसे एक s है, 3 p है, 2 d है, तो सारे 6 हो गए, सारे संकरित कक्षक 6 हो गए। तो जब कुल संकरित कक्षकों की संख्या 6 होती है तो आकृति कौन सी बनती है? आकृति बनती है अष्टफलकीय। कौन से वाली बनती है? अष्टफलकीय आकृति बनती है जब संकरित कक्षक 6 होते हैं तब। तो अष्टफलकीय आकृति, तो इसकी अष्टफलकीय आकृति कैसे बनती है वो मैं यहां बना देता हूं। आप जानते हो अष्टफलकीय आकृति के लिए वर्ग का निर्माण किया जाता है। वर्ग बना लीजिए। वर्ग के केंद्र में जो केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है उसे इस प्रकार से यूं रख दीजिए और इस प्रकार से ये उपसहसंयोजक बंध के निशान लगा दीजिए। और अब आप क्या करोगे? 6 फ्लोरो इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जोड़ दीजिए। तो अपने कहीं से भी शुरू कर दीजिए इस प्रकार से फ्लोरो जोड़ना, और हम फ्लोरो इस प्रकार से यूं जोड़ देते हैं। एक बात और याद रखना,
ये आकृति बन गई, लेकिन इस पर अगर आवेश दिया हुआ, हो सकता है यहां आपको उदासीन यौगिक दे दे, लेकिन यहां तो आवेश दिया है। अगर आवेश दिया हो तो आप यूं किया करो, इस पर ऐसा इस प्रकार का निशान लगा के, और कितना आवेश है वो आवेश यहां ऊपर आप लिख दिया करो, वो आवेश इस प्रकार से इसके ऊपर लगा दिया करो। अगर आप यहां आवेश नहीं दिया है तो फिर ये ऊपर वाला आवेश लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आवेश दिया है तो फिर ऊपर आप आवेश लगा दीजिए। ये इसकी अष्टफलक की आकृति हो गई। अब हालांकि इस सिद्धांत के अनुसार एक बात हमारे सिलेबस में नहीं पूछी जाती, इस सिद्धांत में तो 3 ही बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि इस सिद्धांत से 3 ही बातें ज्ञात की गई थी। लेकिन एक चौथी बात मैं बता देता हूं। अगर आपको यूं पूछ ले कि इस यौगिक में संकर्ण है वो निम्न प्रकार का है या उच्च प्रकार का है, तो इसका जो ज्ञात करने का तरीका है वो बहुत सरल है, आप याद रखना। अगर 3D वाले कक्षक संकर्ण में काम आ रहे हैं, कौन से 3D वाले कक्षक संकर्ण में काम आ रहे हैं, मैं दूसरे शब्दों में यूं बोल दूं, अगर 3D में ऐसे लिगेंड जुड़े हुए हैं, 3D में ऐसे लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो याद रखना उस यौगिक में निम्न चक्रण संकुल पाया जाता है। उस यौगिक को बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल, या यूं बोल दो कि उस यौगिक में निम्न चक्रण संकुल पाया जाता है। निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन, याद रखना लो स्पिन और हाइब्रिडाइजेशन। तो अब उसके बाद में अगर 3D काम में नहीं आकर के अगर 4D काम में आ रहा है, 4D काम है, जैसे इसमें 4D के साथ F जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं उसे बोलूंगा उच्च चक्रण संकुल। याद रखना उच्च चक्रण संकुल, हाई स्पीड, ठीक है ना, हाई स्पिन हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना जब 3D काम में आए, दोनों तरफ दोनों तरफ D वाले आएंगे, 3D और 4D। याद रखना जब 3D काम में आए तो बोलूंगा कि निम्न चक्रण संकुल पाया जाता है इस यौगिक में। अगर 4D कहीं काम में आ रहे, जैसे इसमें 4D भी काम में आ रहे, 4D काम आ रहे, तो बोलूंगा उच्च चक्रण संकुल पाया जाता है। और अगर ये वाला D भी ना काम में आए और 4 वाला D है वो भी काम में ना आए और बीच वाले S और P काम में आए, तो बोलूंगा सामान्य संकरण। तो उसे क्या बोला जाएगा? सामान्य संकरण। तो अब 2 बातें हो गई। अगर संकरण की प्रक्रिया में S और P कक्षक भाग ले रहे हैं, संकरण की प्रक्रिया में अगर केवल मात्र S और P कक्षक भाग ले रहे हैं, तो बोलूंगा सामान्य संकरण है। और अगर 3D काम में आ रहे हैं तो बोलूंगा निम्न चक्रण संकुल है। 3D काम में ना आए तो 4D काम में आएगा, तो बोलूंगा उच्च चक्रण संकुल। और एक बात आपको केमिस्ट्री में यहां इन यौगिकों में और इस सिद्धांत में ध्यान में रखनी है कि जब 3D काम में आएगा उस दौरान 4D कभी काम में नहीं आएगा, और जब 4D वाले कक्षक काम में आएंगे उस दौरान 3D वाले कभी काम में नहीं आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरे शब्दों में सरलता के रूप में यह बता सकता हूं कि 3D काम में आए तो निम्न चक्रण, 4D काम में आए तो उच्च चक्रण, और केवल S और P काम में आए तो सामान्य संकरण बोलोगे आप उसे। इस प्रकार से ये हमने पढ़ लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे CFT बोलते हैं। और CFT याद रखना कॉम्पिटेटिव लिहाज से एक वैज्ञानिक थे बेथे नाम के वैज्ञानिक ने, और ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। तो आपको ये बात थोड़ी सी याद रखनी है। और इस सिद्धांत के पहले मुख्य बिंदु हैं, हम उनका अध्ययन कर लेते हैं कि इस सिद्धांत में कौन कौन से बिंदु हैं। हालांकि हमारे यहाँ मेन एग्जाम में और सिद्धांत के बिंदु नहीं पूछे जाते हैं, और सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न हैं वही पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना। फिर भी हम जो बिंदु हैं वो पढ़ लेते हैं और उनको लिख लेते हैं। तो याद रखना क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को शॉर्ट में CFT बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेथे नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत के अनुसार याद रखना जो संकुल यौगिक में और केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जैसे ये ले रहा हूं मैं, संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु इन लिगेंड के साथ, याद रखना, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़ा होता है।
इस सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगंडों के साथ उपसंयोजक बंध नहीं बनाता, बल्कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है, और उसे ही बोलते हैं आयनिक बंध। तो दूसरे शब्दों में फिर मैं आपसे यूं बोलूं कि इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु लिगंड के साथ आयनिक बंध बनाकर जुड़ा होता है। आपको पहला बिंदु याद रखना है। पहला बिंदु कौन सा हो गया कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु लिगंड के साथ आयनिक बंध बनाकर जुड़ा रहता है। और आयनिक बंध को रसायन विज्ञान में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कह सकता हूं, बंध भी कह सकता हूं, दोनों ही बातें सही हैं, आप याद रखना। तो पहला बिंदु हमारा पूरा होगा। फिर दूसरे बिंदु की बात करें। दूसरे बिंदु की जैसे मैं आपको यूं बताऊं इस प्रकार से कि जो संकुल यौगिक हैं, उन संकुल यौगिकों में और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगंड जुड़ते हैं, वो लिगंड याद रखना अदिशात्मक बंध बनाते हैं। अदिशात्मक, आप याद रखना, जब मैंने यूं बोल दिया कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगंड है वो आयनिक बंध से जुड़ते हैं, तो आयनिक बंध की कोई दिशा नहीं होती है, उपसंयोजक बंध की दिशा होती है। तीर का निशान के रूप में आप जानते हो उपसंयोजक बंध को हम दर्शाते हैं ऐसे। सपोज कीजिए यहाँ X परमाणु है, यहाँ Y परमाणु है, तो यहाँ उपसंयोजक बंध का निशान है, तो हमें पर्टिकुलर पता चल रहा है कि X परमाणु अपना एक लोन पेयर किसको दे रहा है, Y को दे रहा है। तो बताइए पर्टिकुलर दिशा हुई कि नहीं? दिशा हो गई। तो उपसंयोजक बंध तो दिशात्मक होता है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार इन यौगिकों में उपसंयोजक बंध नहीं होता, बल्कि आयनिक बंध होता है। और आयनिक बंध होता है तो बताइए आयनिक बंध तो हम इस प्रकार से यूं निशान लगाते हैं, तो इसमें तो कोई पर्टिकुलर कोई दिशा नहीं होती, तो फिर आयनिक बंध अदिशात्मक होता है। तो दूसरे शब्दों में मैं आपको यूं बता दूं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जो उपसंयोजक यौगिक हैं, उनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए जो लिगंड हैं वो अदिशात्मक बंध से जुड़े होते हैं। आपको यहां यूं बोलना है अदिशात्मक बंध से जुड़े होते हैं, और आयनिक बंध अदिशात्मक होता है। तो आपको यह बात याद रखनी है। तो दूसरा बिंदु हमारा क्या हुआ था? दूसरा बिंदु यह हुआ था कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगंड अदिशात्मक बंध बनाकर जुड़े रहते हैं। अदिशात्मक बंध बनाकर जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद में तीसरे बिंदु की बात करें। तीसरे बिंदु में आप याद रखना कि इस सिद्धांत के अनुसार और उपसंयोजक यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक होते हैं, वो डी कक्षक 5 डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं हमेशा। इस सिद्धांत के अनुसार वो समान ऊर्जा वाले होते हैं। याद रखनी आपको ये बात। जैसे मैंने विन्यास लिखा था पीछे, अगर आपको याद आ रहा है तो, जैसे मैं इसका विन्यास यूं लिखूं आपके सामने एक प्रकार से, पहले डी बना रहा हूं मैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट मैंने बताया था आपको कि कोबाल्ट है वो 27 नंबर पर आता है, और 27 नंबर पर आता है तो हमने विन्यास लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 और 4s2 3d7, हमने विन्यास लिखा था। तो डी वाले में 3d7 आ रहा था, डी वाले में कितना आ रहा था? 3d7। तो याद रखना कोबाल्ट का विन्यास यहां 7, तो यहां 3d7 आ जाएगा। तो फिर ये डी कक्षक है और डी में 5 भाग होते हैं, आप जानते हो। आप इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूं फिलअप करते हो और इस प्रकार से यूं आ जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये कह रहा है कि उपसंयोजक यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात कोबाल्ट है, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके डी कक्षक जो होते हैं वो डी कक्षक सारे के सारे यानी 5 तो होते हैं, और पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, अर्थात समभ्रंश होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट। तो फिर तीसरा बिंदु हमारा क्या हो गया? इस सिद्धांत का तीसरा बिंदु यह हो गया कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक, मैं दूसरे शब्द में बोलूं पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, अर्थात समभ्रंश होते हैं। और हमें पूछे
कि समभ्रंश क्या होते हैं, तो हमें यह बताना है कि धातु परमाणुओं के डी कक्षकों की जब ऊर्जा समान होती है तो उन्हें समभ्रंश कहा जाता है। धातु परमाणु के केवल डी कक्षकों की ऊर्जा जब समान होती है तो उन्हें समभ्रंश कहा जाता है। तो डी कक्षकों की पांचों की ऊर्जा समान होती है तो ये पांचों जो बॉक्स है वो आपस में समान ऊर्जा वाले होते हैं, जिन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। तो ये हमारा अगला बिंदु हो गया। उसके बाद में लास्ट मतलब इसका जो बिंदु है वो सुनना कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगंड जुड़े होते हैं, इन लिगंड में अगर लिगंड उदासीन है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगंडों में अगर लिगंड उदासीन है तो याद रखना उस लिगंड के दो ध्रुव बन जाते हैं, दो पोल बन जाते हैं। और दो पोल बन जाते हैं, एक पोल धनावेशित होता है, एक पोल ऋणावेशित होता है। कैसे? जैसे मैं इसी का एग्जांपल उठा लेता हूं कि ये केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट के साथ NH3 चार जुड़े हैं। NH3 कैसा होता है? उदासीन होता है। NH3 उदासीन होता है, आपको ये बात याद रखनी है। तो NH3 उदासीन होता है तो कहता है कि जब लिगंड उदासीन जुड़ा हुआ हो तो उदासीन लिगंड के दो ध्रुव बन जाते हैं, दो पोल बन जाते हैं। और दो पोल कैसे? देखना एक मिनट। आप जानते हो केमिस्ट्री के लिहाज से 11th में पढ़ा है आप लोगों ने कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो बताइए नाइट्रोजन यहां जो दोनों के बीच में बॉन्ड लगा है, कहने का अर्थ नाइट्रोजन NH3 की संरचना इस प्रकार से यूं होती है, इस प्रकार से यूं होती है। और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता इन हाइड्रोजन से अधिक है तो नाइट्रोजन क्या करेगा? इन बंधों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। नाइट्रोजन इन बंधों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो फिर एक बात बताइए मेरे को कि जब अपनी ओर खींच लेगा तो नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश आ जाएगा? नाइट्रोजन याद रखना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो नाइट्रोजन तो ऋणावेशित हो जाएगा और ये हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोजन धनावेशित हो जाएंगे। बताइए पूरे अणु में दो ध्रुव बने कि नहीं बने? दो पोल बने कि नहीं बने? दो पोल बन गए, एक सिरा धनावेशित और एक सिरा ऋणावेशित। तो फिर इस प्रकार से दो ध्रुव बन जाते हैं। और वही बात ये सिद्धांत हमारे सामने रखता है। ये सिद्धांत कहता है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ लिगंड अगर उदासीन है, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 उदासीन है, तो उस लिगंड में दो ध्रुव बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, जिसमें एक ध्रुव धनावेशित होता है, दूसरा ध्रुव ऋणावेशित होता है। और धनावेशित ध्रुव याद रखनी है आपको ये बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लिगंड का ऋणावेशित सिरा, ऋणावेशित ध्रुव, लिगंड का ऋणावेशित ध्रुव केंद्रीय धातु परमाणु की ओर इंगित रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ओर। जैसे मैं यूं समझाऊं आप लोगों को कि कोबाल्ट के साथ इस प्रकार से यूं पहले ये बॉन्ड लगा देता हूं और यहां इनको मैं उपसहसंयोजक बॉन्ड नहीं मानता हूं, मैं इस सिद्धांत के अनुसार बात कर रहा हूं। और इस सिद्धांत के अनुसार मैं इनको आयनिक बॉन्ड मानता हूं। कौन से बॉन्ड मानता हूं? आयनिक बॉन्ड। और यहां NH3 लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? NH3 लगा देता हूं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो यह सिद्धांत क्या बोलता है, यह बात आपको याद रखनी है। यह सिद्धांत कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ लिगंड अगर उदासीन हो तो उदासीन लिगंड में दो ध्रुव बन जाते हैं, एक ध्रुव ऋणावेशित होता है, दूसरा ध्रुव धनावेशित होता है। तो ऋणावेशित ध्रुव जैसे नाइट्रोजन, ऋणावेशित ध्रुव, नाइट्रोजन ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित ध्रुव केंद्रीय धातु परमाणु की ओर बंध से इंगित रहता है। दूसरे शब्दों में यूं बोलूं कि ऋणावेशित सिरा ही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आयनिक बंध बनाएगा। यहां इस सिद्धांत के अनुसार बोल रहा हूं, इस सिद्धांत के अनुसार आयनिक बंध बनाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। कौन? ऋणावेशित सिरा है, ऋणावेशित पोल है, वही केंद्रीय धातु परमाणु के साथ है और आपके आयनिक बंध बनाएगा। तो यहां हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है धातु के साथ, यहां तो नाइट्रोजन है वो धातु के साथ है और आयनिक बंध बना रहा है। फिर उसके बाद में अंतिम बिंदु की बात करूं तो याद रखना इस सिद्धांत के अनुसार और किसी धातु के जो डी कक्षक है वो डी कक्षक इन लिगंड से विपाटित हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार
संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक जुड़े हुए लिगंडों से विभाजित हो जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं, स्प्लिट, बिखरना, बिखर जाना, विभाजित हो जाना, विभाजित हो जाते हैं और विभाजित होकर के और निम्न ऊर्जा वाले और उच्च ऊर्जा वाले दो भागों में बट जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगंड के कारण और केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और विभाजित होकर के दो भागों में बट जाते हैं, जिन्हें उच्च ऊर्जा वाले कक्षक और निम्न ऊर्जा वाले कक्षक कहा जाता है। तो अब ये पांचवा बिंदु मैं आपको यहां यूं समझा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। कैसे? जैसे सपोज करो मैं इन्हीं डी कक्षकों की बात कर लेता हूं। ये डी कक्षक मैं यहां आपके सामने इस प्रकार से यूं बना देता हूं और देखिए डी कक्षक यहां निरूपित करने के बाद में मैं इन्हें बोलूंगा डी कक्षक समभ्रंश। कौन से कक्षक है? डी कक्षक और समभ्रंश। ये समभ्रंश डी कक्षक हैं, ठीक है ना। डी जनरेट आपको ये डी ऑर्बिटल है, तो ये समभ्रंश कक्षक इस लिगंड से जो जुड़ा हुआ लिगंड है, इन लिगंड के कारण और ये पांचों डी कक्षक है और दो भागों में बट जाएंगे, उच्च ऊर्जा वाले और निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में। तो यहां इस सीएफटी के अनुसार और बेथे ने इनका निरूपण कैसे किया वो मैं आपके सामने कर रहा हूं। यानी यहां उन्होंने बताया कि ये पांचों डी कक्षक इस प्रकार से दो भागों में बट जाते हैं। याद रखना, यहां दो भाग बनाऊंगा, दो भाग यहां बनाऊंगा और तीन भाग यहां नीचे बनाऊंगा। दो भाग ऊपर बनेंगे और तीन भाग नीचे बनेंगे। जो ऊपर की तरफ बने उन्हें बोलूंगा उच्च ऊर्जा वाले कक्षक, जो नीचे की तरफ बने इनके टूटने से नीचे की तरफ बने हैं उनको बोलूंगा निम्न ऊर्जा वाले कक्षक। कौन से बोला जाएगा? निम्न ऊर्जा वाले कक्षक। अब याद रखना है, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को बेथे ने एक नाम दिया था, यानी एक सिंबल दिया था, और वो सिंबल क्या था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। बेथे ने इनको कहा ईजी। क्या सिंबल दिया? ईजी। ईजी जब आप लिखो तो याद रखना है आपको दोनों स्मॉल लेटर आएंगे। ईजी। बेथे ने उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को ईजी कहा और निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों को T2G कहा। यानी टी के पैरों में आपको दो लगाना है और फिर स्मॉल जी लिखनी है। तो निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों को तो बेथे ने T2G कहा और उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को बेथे ने ईजी कहा। इस प्रकार से इस धातु परमाणु के पांचों डी कक्षक इन लिगंड के कारण और दो भागों में बट गए और दो भागों में से एक भाग उच्च ऊर्जा वाला तो कहलाया ईजी बेथे के अनुसार, और बेथे के अनुसार निम्न ऊर्जा वाला कहलाया T2G। अब थोड़ा सा मैं एक आपको ये और बता देता हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये जो पांचों डी कक्षक है ना, ये समान ऊर्जा के हैं और समान ऊर्जा के हैं। अगर आपको इनके नाम लिखने को बोला जाए, बाएं से दाईं तरफ या दाईं से बाईं तरफ आप इनको इंडिकेट कीजिए, बताइए कौन से कक्षक का क्या नाम है, कौन से कक्षक का क्या सिंबल है, तो वो केमिस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान देना, इस बाईं तरफ से पहले वाले कक्षक को आप dx² डैश y² बोल देना। एक बात मैं आपको नाम ही बता रहा हूं, ये d के हैं तो पहले आगे d लगा लूंगा और x y z तीन अक्ष होते हैं। x y z आप पढ़ते हो, तीन अक्ष होते हैं, तो तीनों अक्षों से देखने के अनुसार और इन d का नामकरण किया गया है कि डी कक्षकों को जब तीनों अक्षों से देखा जाता है, x y z तीनों अक्षों से अलग अलग देखा जाता है, उन देखने के आधार पर और इनका नामकरण किया गया है। तो डी है तो आगे डी लगा दूंगा और x² y² आप पहले वाले को बोल देना, पहले वाले को। तो फिर याद रखना, इसमें पहला वाला अगर आपने dx² डैश y² बना दिया तो ये जो लास्ट वाला है उसको आप याद रखना dx डैश y बना देना, यानी बिना स्क्वायर वाला बना देना। यहां तो स्क्वायर वाला है, यहां बिना स्क्वायर वाला। या आप यूं कर सकते हो, इसको आप dx डैश y डैश कर सकते हो, तो इस लास्ट वाले को आप dx² y² बना देना,
जैसे मैं बना रहा हूं, जैसे इसको स्क्वायर वाला कर देता हूं तो ये बिना स्क्वायर वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दो तो आपको कन्फर्म ध्यान में आ गए होंगे कि सबसे पहले को बाईं तरफ से सबसे पहले को लेफ्ट साइड में सबसे पहले को अगर आप dx डैश y लिखते हो तो लास्ट वाले को आप dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर लिख लेना। अगर आप पहले को dx स्क्वायर y स्क्वायर लिखते हो तो लास्ट वाले को आप dx डैश y लिख लेना। अब याद रखना, अब बाईं तरफ से फिर चलिए, बाईं तरफ से पहले दूसरा छोड़ दीजिए, बाईं तरफ से पहले दूसरा छोड़ दीजिए और तीसरे पर चलिए, ये वाला तीसरा, ये वाला तीसरा, तीसरे पर चलिए बाईं तरफ वाले में। तीसरे को आप ध्यान देना dz स्क्वायर कर देना, इसको z अक्ष से देखा जाता है और dz स्क्वायर कर देना। आप इसको बेथे के अनुसार बता रहा हूं, ये नामकरण में, ये नामकरण बेथे के अनुसार ही किया गया है। तो आप तीसरे को dz स्क्वायर कर देना। तो अब उम्मीद करता हूं मैं कि 3 के जो सिंबल हैं वो तो आपको लिखने आ गए होंगे। बाईं तरफ से सबसे पहले को आप dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर कर देना, तो फिर लास्ट वाले को dx डैश y कर देना, और तीसरे को बाईं तरफ से तीसरे को, बाईं तरफ से तीसरे को याद रखना, बाईं तरफ से तीसरे को dz स्क्वायर कर देना। तो अब आपके सामने दो और बच गए, दो और बच गए, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। मैं ऊपर की तरफ बता रहा हूं, ऊपर की तरफ बता रहा हूं, दो बच गए। तो आप इनको क्या करोगे, एक को तो कर देना dyz, dyz, एक को तो आप कर देना dyz, मर्जी है कोई से को कर देना, कोई से वाले को dyz कर देना, और एक को कर देना dxz। कोई सा एक मर्जी है उसको तो आप, जैसे आप इसको कर सकते हो dxz तो उसको dyz कर देना, अगर आप इसको dyz कर रहे हो तो उसको dxz कर देना। तो उम्मीद करता हूं बेथे के अनुसार पांचों डी कक्षकों के सिंबल और आपके समझ में आए होंगे। दोबारा फिर बता देता हूं, बाईं तरफ से चलोगे तो बाईं तरफ में सबसे पहले वाले को स्क्वायर के रूप में कर लेना, तो अंतिम को बिना स्क्वायर वाला कर लेना। फिर तीसरे पर चलना, तीसरे को dz स्क्वायर कर देना, तो आपके पास दो और बच गए, बीच में दो और बच गए। तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी के अनुसार किसी को तो dyz कर दो और किसी को dxz कर दीजिए, आपकी मर्जी है। इस प्रकार से ये बन जाएंगे। अब जब इन पांचों डी कक्षकों पर ये लिगंड अपना काम करेंगे तो इस लिगंड, इन लिगंड की वजह से ये पांचों डी कक्षक टूटकर बिखर जाएंगे और निम्न ऊर्जा वाले और उच्च ऊर्जा वाले दो भागों में बढ़ जाएंगे, और उच्च ऊर्जा वाले को तो बोलेंगे Eg और निम्न ऊर्जा वाले को हम बोलेंगे T2G। अब एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार बेथे ने कहा कि जो उच्च ऊर्जा वाले होते हैं ना वो हमेशा स्क्वायर वाले होते हैं। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है, किसी एक को तो बोल दूंगा कि ये dz स्क्वायर है, तो इसको बोल दूंगा कि ये dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर है। अब आपको याद रखना है उच्च ऊर्जा वाले हैं ना वो हमेशा स्क्वायर वाले होते हैं। तो 5 में से 2 देखिए, 2 आपके स्क्वायर वाले हैं, तो दोनों स्क्वायर वाले तो क्या है ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो और शेष बच गए ना वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो याद रखना स्क्वायर वाले जो कक्षक है, डी कक्षक है, वो तो हमेशा उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, और बिना स्क्वायर वाले हमेशा निम्न ऊर्जा वाले होते हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि T2G में शामिल किया जाता है, याद रखना बिना स्क्वायर वाले डी कक्षकों को, और Eg में शामिल किया जाता है हमेशा स्क्वायर वाले डी कक्षकों को। यह बात आपको याद रखनी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।